नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष के मेरे सभी प्यारे छात्रों, आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं। जंगल जहाँ से शुरू होता है कि अब तक के इससे पहले के 9 वीडियोस में हम लोगों ने कुल मिलाकर 34 अध्यायों पर बात की थी। आज मैं 35वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। इस 35वें अध्याय में मलारी इब्राहिम चाचा को लेकर आधी रात को काली के पास आती है। जगह जगह से उसने जहां जहां पर पुलिस ने मारा है वहां पर साड़ियां की पट्टियां फाड़ फाड़ कर बांधी हुई है। उसका चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ है। काली को देखते ही विश्राम को लेकर वह विलाप करने लग जाती है। वह काली को बताती है कि पुलिस बड़ी सख्त हो गई है काली। वह भाग कर आई है काली के पास, थोड़ी बहुत उसको शरण में रखेगा, उसको सहारा देगा, क्योंकि उसे डर था कि पुलिस उस पर विश्राम जैसा जुल्म न ढाए। दोनों के बीच में कुमार को लेकर बात होती है। काली कहता है, कुमार अच्छा आदमी है, पता नहीं क्यों वो ऐसे कैसे कर सकता है। मलारी कुमार के आचरण को लेकर काली को कुछ कहती नहीं है, बस एकटक जमीन की ओर देखते हुए कहती है, हाँ अच्छा है कुमार बाबू, सज्जन आदमी है, और खिंच करके हंसती है। यहाँ पर 35वां अध्याय समाप्त होता है। 36वें अध्याय का मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। इब्राहिम काली को मलारी और कुमार के बारे में सब बताता है। काली ने एक लंबी हुंकार भरी, तो कुमार साहब आखिर तुम भी? ये कहते हुए काली की आंखें क्रोध से भर गई थी। काली मलारी पर ध्यान केंद्रित करता हुआ बोला, अपने किए का फल पाई है। काली कुमार और मलारी दोनों की कल्पनाएं करने लगा। इब्राहिम उसे बताता है कि पांडे बड़ा कमीना आदमी है, वह तुम्हें ढूंढ रहा है, किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहता है, और तुम्हें पाने के लिए वह परशुराम की भी मदद ले सकता है। काली अपने अतीत में खो जाता है। कितना शर्मीला लड़का था काली। कोई घर में बाहर का व्यक्ति भी आ जाए तो घर के एक कोने में दुबक कर बैठ जाता था। आसपास की सारी औरतें काली पर हंसती और हंसकर कहती, अरे भगवान ने तो इसे गलती से मर्द पैदा किया है। कितना शर्मीला था काली। स्कूल में भी कभी मुंह नहीं खोला। चीनी की मिल में काम करते हुए मलिकार के पास तो अत्याचार हुआ ही हुआ, लेकिन चीनी की मिल में काम करते हुए भी सारा अन्याय चुपचाप सह लेता था। नरेना लाख लाख बार उसकी नामर्दानगी को कोसता था। कभी भी तो काली ने इस चीज की शिकायत नहीं की थी किसी से। काली ने उसके भाभी पर होने वाले बलात्कार को भी तो चुपचाप देखा था, सहा था। कोर्ट की खींचती तारीखें, हकीमों के बहरे कान, जिसे उसकी भाभी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि बलात्कार करने वाले डाकू थे या पुलिस थे। अगर काली को नरेना न मिलता तो डाकू बनने का दुस्साहस तो उसके मन में कभी छूता भी नहीं। हरी बंदूक भी तो पकड़ना नहीं आता था काली को। पढ़ाइन की सरेआम इज्जत उतारने के बाद उसका मन उसको लाख लाख बार धिक्कारता था और बार बार यही कहता था कि काली तूने गलत किया, काली तूने गलत किया। मर गए वह लोग, मर गया काली। अंदर का सारा जंगल घना होता जा रहा था काली के अंदर का। अब उसे कुमार पर भी विश्वास नहीं रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा स्वैराचार पनप गया था। क्या पाप, क्या पुण्य, क्या नैतिक, क्या अनैतिक, सब व्यवस्थित जीवन जीने वाले सफेद पोशों का परोपदेश मात्र है। अब काहे का शोक, अब काहे का पछतावा, क्या सोचने का ठेका हमने ही लेके रखा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह बेकार में क्यों किताबें धोता है कुमार की दी हुई। नरेना उसे ढूंढता हुआ आता है। आजकल वह कुछ ज्यादा ही उसकी महरूरों के पास जाता है। नरेना उसके मन में औरत के प्रति एक अजीब सी लालसा को उत्पन्न करता है। यहाँ पर 36वां अध्याय समाप्त होता है।
37वां अध्याय मैं तुरंत प्रारंभ कर रही हूँ। नरेना ने सोचकर कि मेले से एक औरत उठाकर लेकर आया है। वो औरत शायद किसी ठाकुर की पत्नी थी। अब काली को किसी भी औरत को भोगने में कोई झिझक महसूस नहीं होती। नशे में धुत काली मचान पर चढ़ता है। लालटेन की रोशनी में उस औरत के आंचल पर हाथ डालता है। औरत गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन काली उसे दबोच लेता है। काली ने उसे उसका नाम पूछा। उस औरत ने बताया, सीता। उसके बारे में वह जानकारी बता दी गई। पहला विवाह तो बनकटा में हुआ था। अब जिसके साथ पहला विवाह हुआ है, सुना है वह डाकू बन गया है। काली का दिमाग सन्न से घूमने लगा। अरे ये तो सीता है, इसी के साथ तो गौना हुआ था। लेकिन एक आदमी आया और एक दिन बोला कि चल तेरे मर्द के पास छोड़ देता हूँ। कुछ जोगी नाम बताया था उसने अपना। लेकिन उस आदमी ने 10,000 रुपए में कहीं और ही बेच दिया उस औरत को। काली का दिमाग भन्ना गया। उसे याद आया कि अरे यही तो है वो जिसके साथ गौना हुआ। काली झट से उठ गया और फट से उस औरत को उसने कह दिया, सीता साड़ी पहन ली। तुरंत बाहर आया, नरेना को कह दिया कि जा उस औरत को बंचपुरा छोड़ के आ जा। वह किसी की निशानी है। इस तरह किसी की निशानी को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं। यहाँ पर 37वां अध्याय समाप्त होता है। 38वां अध्याय मैं तुरंत प्रारंभ कर रही हूँ। इस अध्याय में जोगी का वर्णन किया गया है। क्या उसकी जानती थी, उसे भी पता नहीं था। कितने नाम कितनी जानतियां बदली थी उसने। अब तो उसे अपना असली नाम भी नहीं जानता था। अब और जानती भी पता नहीं था। बस भिक्षा मांगता था रोज भिक्षा मांगते मांगते सुखाइन के दरवाजे पर पहुंच गया। उसे तो पहले जोगी मुर्गी बकरी की तो चोरी करता ही था, लेकिन सुखाई के संबंध में जब से आ गया था तब से औरतों की भी चोरी करने लगा। सुखाइन को वहां लाकर बेचता। सुखाइन लड़कियों का धंधा करती थी। कभी किसी मेले से, कभी घर से भागी हुई, कभी घर से निकली हुई, कभी किसी को भटकाकर, कभी किसी को फंसाकर। ऐसी औरतों की क्या समाज में कमी है? और फिर खरीदार, अय्याश, ठेकेदार, बनिए, मास्टर से लेकर पुजारी तक, किसको नहीं चाहिए औरत? सारी जिंदगानी जोगी ने यही तो किया है। एक रोज सुखाइन ने उसके साथ अनबन हुई और सुखाइन ने जोगी के लिए उसके घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। जोगी को अचानक अपने घर की याद आई। वह वापस चला आया और देखा कि उसकी बेटी गुलाबिया तो जवान हो गई है। जोगी की पत्नी को उसके ब्याह की चिंता लगी है। पत्नी बार बार कहती है, अरे लोग दरवाजे पर आते हैं लेकिन जानती पूछते हैं। समाज एक दुर्भेद्य जंगल के रूप में उसके सामने खड़ा था, जिसका सामना करना शायद उसके लिए असंभव था। एक रोज जोगी उसकी बेटी को लेकर आता है। पीछे पीछे लाखू सिंह उसके आदमियों के साथ ट्रैक्टर लेकर आता है। लाखू सिंह बोला, ये नया माल लेकर कहाँ जा रहा है जोगी? जोगी बोलने लगा, ना साहब, माल नहीं। ये माल शब्द इससे पहले जोगी ने तो हजारों औरतों के संदर्भ में सुना था, लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि माल तो गाली है। जोगी हड़बड़ाकर बोला, ना मलिकार, ये हमारी बेटी है। वो धंधा हम तो कब का छोड़ दिए हैं। लाखू सिंह बोला, हाँ, हमसे ही तोहरे साथ बेटी बहू रहती तो है जोगी। और यही तो सच था। जोगी हमेशा उसके साथ वाली औरत लड़की को बेटी बहू कर ही बताता था, मिलवाता था, ताकि लोगों को शक ना हो। लाखू सिंह और उसके आदमियों ने पलक झपकते उसे उठाकर ट्रैक्टर पर लाद दिया। जोगी, बाबूजी, बाबूजी, एक कलेजे को आर पार करती हुई गुलाबिया की गुहार। जोगी बोलता रहा, मलिकार, मलिकार, ऐसा जुल्म नहीं करो। जोगी कातर हो उठा। ट्रैक्टर आगे आगे, जोगी पीछे पीछे दौड़ता गया, लेकिन ट्रैक्टर देखते देखते दूर चला गया और जोगी लड़खड़ाकर वहीं गिर गया।
यहाँ पर 38वां अध्याय हम लोग समाप्त कर रहे हैं। 39वें अध्याय की ओर हम लोग तुरंत आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मकदमपुरा में यह बात फैल चुकी थी कि आदमी हो या औरत, पुलिस सबको नंगा कर कर के मार रही है। पुलिस एक अजीब सी दहशत में सारे गांव को रखा था। गांव छोड़ छोड़कर लोग जंगल जाने लगे थे। जिलाधिकारी बाबू ने हिदायत दी थी कि उनकी जमीनें किसी भी हालत में सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन कुमार परेशान था। उसे बार बार मकदमपुरा वाली और काली सपने में आते थे। उसे डर लगता था कहीं मकदमपुरा वाली ऊपर से अफसरों को जाकर सच न बताए। उसके बाद कुमार को कभी उस रात से ठीक से नींद भी तो नहीं आती थी। मीटिंग के सभी अफसरों में खुद डीआईजी साहब ने कुमार की कार्रवाई की बड़ी तारीफ की थी, लेकिन कुमार तो आम लोगों पर, आम गांव वालों पर जुल्म करता था, बहुत ज़्यादा जुल्म, जिससे परेशान होकर सारे गांव वाले उकता गए थे, जंगल जा रहे थे। इसमें कुमार ने किसी भी डाकू को कोई परेशानी नहीं की, बल्कि डाकू से कुछ लोग जो जुड़े हैं, कुछ जो लोग नहीं भी जुड़े हैं, वे ही ज़्यादा सताए गए हैं। यहाँ पर 39वां अध्याय समाप्त होता है। 40वां अध्याय में प्रारंभ करने जा रही हूँ। 40वें अध्याय काफी संक्षिप्त है। पुलिस की मीटिंग होती है। श्रीवास्तव जी जो एसपी होकर उनका तबादला होता है। अब इस इलाके में बहुत कम डाकू पकड़े गए हैं, इसलिए पुलिस की मीटिंग यहाँ पर निर्धारित की गई है और उसी की थोड़ी बहुत चर्चा इस अध्याय में की गई है। 41वां अध्याय में प्रारंभ करने जा रही हूँ। दधीचन। कुमार अपने साथियों के साथ नदी के किनारे गया और दधीचन मल्लाह औरत और आदमियों को नैया पार करके ले जाता था। उसकी लालटेन बता रही थी कि उसने रात भर कई सारे लोगों को इसी नैया से जंगल के पार ले जाने का काम किया है। अभी उसकी नाव में एक गर्भवती औरत बैठी हुई थी। कुमार का इशारा पाते ही सुदर्शन सिंह ने उस औरत की साड़ी फेंक दी, उसको नंगा कर दिया। औरत गिड़गिड़ाने लगी, हमको छोड़ दिया हुजूर। इसके साथ गट्ठर खोलते ही उसके पैकेट में चरस और गांजा मिल गया था। पुलिस ने दधीचंद को अरेस्ट किया। तभी वहां काली आता है और कुमार काली को धमकाते हुए कहता है, मैंने कहा था तुम समर्पण क्यों नहीं करते, और तुम अब घिर चुके हो काली, घिर चुके हो। समर्पण कर दो, अपनी सारी बंदूकें डाल दो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। काली कुमार को हंसते हुए कहता है, आप ठीक देख लीजिए साहब, हम घिर चुके हैं या आप घिर चुके हैं। बल्कि काली के आदमी ने हर पुलिस वाले की कनपट्टी पे बंदूक रखी थी और काली के आदमी चारों तरफ से घिर चुके थे, पुलिस बीच में और बाहर से काली के आदमी। यहाँ पर 41वां अध्याय समाप्त होता है। 42वां अध्याय मैं तुरंत प्रारंभ करने जा रही हूँ। या तो ये ऐसा करें कि 42वां अध्याय जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। हम लोग जो है वो 42वें अध्याय की हम लोग कल बात करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अध्याय 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41 इस प्रकार हम लोगों ने 7 अध्यायों पर यहाँ पर बात की है। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, नए अध्यायों के साथ। धन्यवाद।